नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा डेली करंट अफेयर्स राजस्थान में दिनांक 21 मई 2021 के खबरों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें और निरंतरता बनाए रखें। ये 5 मिनट आपको काफ़ी कुछ जानकारी देकर जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की। उससे पहले गुलदस्ता करंट अफेयर्स की बुक, जो कि काफ़ी मेहनत से बनाई गई है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही करंट अफेयर्स को कवर करती है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आज ही अपनी प्रति RS जंक्शन एप्लीकेशन से लेना सुनिश्चित करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान से जुड़ा प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री का निधन हो गया कोरोना से, और इनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया जी। राजस्थान में दूसरे आपातकाल के पश्चात जो है इन्होंने पद ग्रहण किया था और 13 महीने के लिए ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो भैरों सिंह शेखावत जी के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। जगन्नाथ पहाड़िया जी राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया जी ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। इन्हें 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक 13 महीनों के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1957 में वे प्रथम बार सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे, और उस समय सबसे युवा सांसद ये रहे थे। राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, और ये 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे हैं। तो मुख्यमंत्रियों पर हमारे काफ़ी प्रश्न आते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं, और इस बार इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहाड़िया जी 1957, 67, 71 और 80 में सांसद रहे, जबकि 80, 85, 99 और 2003 में विधायक भी रहे। इसके अलावा 1989 से 90 तक वो बिहार और 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किए गए। दोस्तों, ऑनलाइन आजकल आप देख रहे हैं वर्चुअल काफ़ी मीटिंग्स की जा रही है, क्योंकि कोरोना का समय है, और इसी क्रम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन छेड़छाड़ भी इन मीटिंग्स के दौरान करते हैं। उसी चीज़ को रोकने के लिए फेक बस्टर नामक एक डिटेक्टर का निर्माण IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है। तो ये एक ऐसा अनोखा डिटेक्टर है जो किसी भी ऑनलाइन फरेबी का पता लगा सकता है। मतलब कि ऐसे फरेबी जो बिना किसी जानकारी के ऐसी वर्चुअल मीटिंग्स में घुस जाते हैं और जानकारियां चुराते हैं, उनको पहचाना जा सकता है। इस तकनीक के जरिए सोशल मीडिया में भी फरेबियों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में कई लोग हैं जो चेहरे बदल करके और किसी भी को बदनाम करने या उनका मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। तो यदि वीडियो में कोई छेड़छाड़ हो रही है या वीडियो के दौरान कोई घुसपैठ हो रही है, तो इस चीज़ का इस तकनीक से पता चल सकता है। डीप फेक डिटेक्शन टूल फेक बस्टर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से काम करता है, और इसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्र और महासागर की मॉनिटरिंग के लिए एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन द्वारा ये कारनामा किया गया है। चीन ने बुधवार को अर्थात 19 मई को एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जो समुद्र और महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा। इससे भविष्य में आने वाली जितनी भी समुद्री आपदाएं होगी उनके लिए पहले ही चेतावनी मिलेगी, ताकि आपदा प्रबंधन के कामों को पहले से किया जा सके। सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, और इस सैटेलाइट का नाम है हेयांग 2D। तो हेयांग 2D ये तीसरा सैटेलाइट है, और ये HY-2B और HY-2C के साथ मिलकर के एक त्रिकोणीय समूह बनाएगा। यह उपग्रह एक घड़ीनुमा संयोजन में महासागर के पर्यावरण निगरानी प्रणाली के मध्यम और उच्च स्तर पर ऊंची आवृत्ति पर स्थापित किया जाएगा, ताकि सही तरीके से महासागरीय तरंगों और अन्य जो बदलाव मौसम में होता है उनका अवलोकन किया जा सके, और लोगों को समय पर सूचित करके और जान माल की हानि को रोका जा सके। दोस्तों, देश भर में GI अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन से प्रमाणित जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, और इसी क्रम में उनके निर्यात को बढ़ावा देने का काम भी एपीडा कर रहा है। तो GI प्रमाणित महाराष्ट्र से उत्पादित दहानु घोलवक सपोटा का हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पहला निर्यात किया गया एपीडा के द्वारा। दोस्तों, सपोटा को चीकू कहा जाता है आम भाषा में, आप सभी ने खाया भी होगा। तो महाराष्ट्र के पालघर जिले से इसका निर्यात किया गया है। घोलवड़ सपोटा का GI प्रमाणीकरण महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ के पास है, और यह फल अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। दरअसल जो घोलवड़ गांव है वहां की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से ही इसे ऐसा स्वाद प्राप्त होता है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एपीडा जो है वो निर्यात से संबंधित इन कामों को करता है।
जीआई उत्पादों की विशिष्ट और आंतरिक विशेषता के कारण इनकी बाहरी उत्पादों से व्यावहारिक रूप से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय रूप से किसी एक क्षेत्र विशेष में ही उत्पादित होते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो है आसानी से मार्केट मिल जाता है और इनके निर्यात की अच्छी संभावनाएं भी बनती है। सपोटा को कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में उगाया जाता है। कर्नाटक को फल का सबसे अधिक उत्पादक माना जाता है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसे फलों के सलाद में, दूध या दही में मिश्रित करके चटनी के रूप में अथवा जैम बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस महीने की शुरुआत में ही आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तौड़ जिलों के किसानों से प्राप्त बंगनहल्ली और सुवर्ण रेखा आमों की खेप भी दक्षिण कोरिया को निर्यात की गई थी, जो कि जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद हैं। दोस्तों, शहद उत्पादन जो किसान करते हैं उनको अच्छे दाम दिलाने के लिए जो है सरकार द्वारा हाल ही में शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं से जुड़ी एक योजना की शुरुआत की गई है। और ऐसी ही एक विश्व स्तरीय स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब को गुजरात के आणंद में स्थापित किया गया है। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस पर शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना का कृषि मंत्री ने शुभारंभ किया। देश में एक मिशन चल रहा है जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन कहा जाता है, और इस मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के विकास और मीठी क्रांति जो कि शहद उत्पादन से जुड़ी है उसको बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी के साथ जो ये NBHM अर्थात राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन है, इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत पहली राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो है एक 5 करोड़ रुपए की सहायता से टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है, और ये टेस्टिंग लैब जो है स्टेट ऑफ द आर्ट अर्थात अत्याधुनिक तकनीक से जुड़ी है। इसके अलावा 2 अन्य क्षेत्रीय बड़ी शहद और मधुमक्खी पालन के अन्य उत्पादों की प्रयोगशालाएं और इसके साथ साथ 8 करोड़ रुपए इनके लिए जो है मंजूर किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स जो कि बिलियनियर्स की सूची का आकलन करता है, उसके अनुसार भारतीय अरबपति गौतम अडानी जो हैं एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और विश्व में 14वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर जो है रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी हैं और वे 13वें स्थान पर हैं। भारत के ये जो गौतम अडानी हैं इनकी संपदा में हाल ही तेज़ी से वृद्धि हुई है और इन्होंने चीन के झोंग शानशान को पीछे छोड़ करके ये स्थान हासिल किया। अडानी ग्रुप जो है उसमें वो एनर्जी से लेकर के और कई उत्पाद बनाने में काम करता है, खास करके ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अडानी ग्रुप काफ़ी काम कर रहा है और पिछले कुछ समय में 100% से भी अधिक इनके शेयर्स में इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक अडानी का कुल नेटवर्थ जो है वो $66.5 बिलियन पर पहुंच गया है, जबकि अंबानी की कुल संपत्ति $76.5 बिलियन है। अडानी समूह की जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसने हाल ही में सॉफ्टबैंक ग्रुप की कॉरपोरेशन जो है SG एनर्जी जो है SBG और भारतीय एयरटेल की संयुक्त उद्यम कंपनी SB एनर्जी इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। SB एनर्जी इंडिया के पास भारत के 4 राज्यों में लगभग 5000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी हैं और इस अधिग्रहण के साथ AGEL की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 24,300 मेगावाट के करीब हो जाएगी, तो जो देश भर में सबसे ज़्यादा मेगावाट ऊर्जा होगी। तो अभी 5000 मेगावाट इसमें परिचालन में है, जबकि बाकी के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 2025 तक ये कंपनी 25,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी बनना चाहती है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक करके बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।